अपनी जिंदगी में सफर तो हर कोई करता है, अंग्रेजी वाला भी और हिंदी वाला भी, बट बेचारे इस फ्रोडो द हॉबिट को लॉर्ड ऑफ द रिंग में दोनों करना पड़ा। हाँ, मुझे मालूम है ये मजाक बहुत ही ज्यादा बेकार है, बट मेरा इंटेंशन क्लियर है। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग फ्रेंचाइजी के बारे में। J.R.R. टॉल्किन की नॉवेल्स पर बेस्ड इस सीरीज ने दुनिया भर में अपना एक बेहतरीन फैंडम तो क्रिएट किया ही है, साथ ही साथ इसने दुनिया भर में लगभग $3 बिलियन और अपने नाम पर 17 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस सीरीज के बिहाइंड द सीन फैक्ट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले उन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस वीडियो को बनाने के लिए सजेस्ट किया। बट बिफोर मूविंग एनी फर्दर, मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाय द वे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मूवी सीरीज को बनाने के लिए कहां पर और कितने प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे ऑफ स्क्रीन हुए इंजरीज के बारे में, बुक्स के हिसाब से मूवीज में कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं और अगली लॉर्ड ऑफ द रिंग की प्रोजेक्ट कहां, कैसे और कब आने वाली है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। इस मूवी सीरीज को पहले मिरामैक्स प्रोडक्शन के अंदर बनाया जा रहा था, जहां पर पहले इसे एक 2 पार्टर मूवी की तरह बनाना था, पर बजट को बढ़ता हुआ देखकर मिरामैक्स ने इस मूवी सीरीज के डायरेक्टर पीटर जैक्सन पर दबाव डाला कि वो लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी ट्रिलॉजी को एक ही मूवी के अंदर कंप्लीट करें। बट ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बाद में इस मूवी सीरीज के प्रोडक्शन को संभाला वार्नर ब्रोस के अंदर आने वाली न्यू लाइन सिनेमा ने, और फाइनली इसकी ट्रिलॉजी सबके सामने आ पाई। फैक्ट नंबर 14। अब चलिए बात करते हैं कास्ट और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कि किससे पहले कौन क्या प्ले करने वाला था। इस मूवी सीरीज में क्रिस्टोफर ली, जिन्होंने सारूमान का रोल प्ले किया है, वो सबसे पहले गैंडॉल्फ का रोल प्ले करना चाहते थे, और वही एक कास्ट मेंबर हैं जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग की सारी किताब पढ़ी है। लेकिन पीटर जैक्सन ने उन्हें गैंडॉल्फ के बजाय सारूमान का रोल ऑफर किया। वहीं पर शॉन कॉनरी को गैंडॉल्फ का रोल ऑफर किया जा रहा था, और बेसिकली उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें इस मूवी सीरीज की ट्रिलॉजी की कमाई, जो कि $3 बिलियन थी, उसका 15% दिया जाएगा। बट शॉन कॉनरी को ये रोल समझ ही में नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को नहीं किया, और फाइनली गैंडॉल्फ का रोल प्ले किया सर इयन मैककेलन ने, जो एक्समैन की मूवीज में मैग्नीटो का भी रोल प्ले कर चुके हैं। और वहीं पर एरागॉन का रोल प्ले करने के लिए निकोलस केज, स्टुअर्ट टाउनसेंड, रसल क्रो और यहाँ तक कि विन डीजल ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट इसे फाइनली किया विगो मोर्टेंसन ने। वहीं पर जेक जिलेनहॉल ने इस मूवी में फ्रोडो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर उन्हें ये बात मालूम ही नहीं थी कि इस मूवी के लिए उन्हें एक ब्रिटिश एक्सेंट की जरूरत है, और बाद में फाइनली इस रोल को प्ले किया एलाइजा वुड ने। फैक्ट नंबर 13। इस मूवी में शॉन बीन, जिन्होंने बहादुर बोरोमिर का रोल प्ले किया है, उन्हें हेलीकॉप्टर्स में बैठने से डर लगता था। बेसिकली इस मूवी सीरीज से पहाड़ों वाले सीन के लिए न्यूजीलैंड के पहाड़ों का इस्तेमाल किया गया है, और उन पहाड़ों पर शूटिंग करने के लिए कास्ट और क्रू को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता था। इसीलिए शॉन बीन खुद बोरोमिर की तरह तैयार होकर और सारा का सारा तामझाम पहनकर पहाड़ पर मौजूद सेट तक पहुंचने के लिए 2 घंटे तक की चढ़ाई करते थे, और उन्हीं की वजह से कास्ट और क्रू को 2 घंटे तक रुकना पड़ता था। फैक्ट नंबर 12। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंजरीज के बारे में। इस सीरीज की पहली मूवी के अंत में जब फ्रोडो बैगिंग्स बोट से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है, तो सैम उसे पीछे से रोकता है और पानी में उतरता है। इसी सीन के दौरान सैम का रोल प्ले करने वाले शॉन ऑस्टिन का पैर पानी में मौजूद वुडन और ग्लास फ्रेगमेंट से कट गया, जिसके कारण उन्हें 20 टाके लगवाने पड़े, पर फिर भी 24 घंटे बाद वो फिर से शूटिंग करने चले आए। वहीं पर लॉर्ड ऑफ द रिंग द 2 टावर्स में एरागॉन का रोल प्ले करने वाले विगो मोर्टेंसन ने मूवी में एक ऑर्क्स के सर को किक करते समय अपना अंगूठा ही तोड़ दिया था, और जो सीन में उन्होंने चीख और दर्द दिखाया है, वो बेसिकली उनके अंगूठे और पैर की उंगलियों के टूटने की वजह से हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ इसी मूवी में लेगोलोस का रोल प्ले करने वाले ऑर्लैंडो ब्लूम ने शूटिंग के दौरान एक घोड़े से गिरकर अपनी पसलियां ही तोड़ ली, पर जल्द ही वो भी शूटिंग के लिए रिकवर हो गए। फैक्ट नंबर 11। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज में हुए कुछ चेंजेस के बारे में। तो अगर बात की जाए बुक्स के हिसाब से, तो फ्रोडो के ग्रुप में 5 हॉबिट्स होने चाहिए थे, और इसमें फ्रेजर फैटी बोल्गर को इंक्लूड नहीं किया गया है, जहां पर बुक्स में फ्रेजर शायर में ही रुक जाता है, और सारूमान के हमला करने पर वो शायर की रक्षा करता है। वहीं पर लॉर्ड ऑफ द रिंग एक्सटेंडेड एडिशन में फ्रेजर को इंक्लूड तो किया गया, बट उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए ही दिखाया गया है।
वहीं पर बुक्स में सौरन की सिर्फ और सिर्फ आंख के बजाय फिजिकल बॉडी भी होती है और वो सिर्फ रिंग को पाना चाहता है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। और अगर रिंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बुक्स के अंदर फ्रोडो अपनी जर्नी बिल्बो से रिंग को पाने के 17 साल बाद शुरू करता है, लेकिन मूवीज में इन्हें कुछ ही हफ्तों बाद दिखाया गया है। वहीं पर बुक्स के अंदर सौरोमोन का अंत हॉबिट्स करते हैं जब वो शायर पर कहानी के अंत में हमला करता है, पर मूवीज में सौरोमोन को जंग के दौरान ही मरते हुए दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 10। तो अगर आप भी लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सीरीज को बिंज वॉच करने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा भारी पड़ जाए, क्योंकि इन मूवीज का एवरेज रन टाइम 3.25 घंटे के आसपास है और अगर ओरिजिनल रन टाइम को कंबाइन किया जाए तो आपको 9 घंटे 18 मिनट बिताने पड़ेंगे इस ट्रिलॉजी को देखने के लिए। और अगर हम इसमें एक्सटेंडेड कट्स को भी जोड़ दें तो यहाँ पर समय 11 घंटे 24 मिनट का निकल कर आता है और एक ट्रिलॉजी के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस चैलेंज को लेंगे जहाँ पर आप एक दिन के अंदर अंदर बिना किसी ब्रेक को लिए इस पूरे की पूरे ट्रिलॉजी को खत्म कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सीरीज उस समय आई थी जब CGI और VFX को नया इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए इस मूवी सीरीज में कई जगहों पर प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि इस मूवी सीरीज में तकरीबन 18,000 कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर हर मेन कैरेक्टर के लिए तकरीबन एक जैसे दिखने वाले 40 कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया जाता था ताकि कपड़ों की कमी से फिल्मिंग को न रोकना पड़े। वहीं पर इस मूवी में 2000 अलग अलग वेपन्स और तकरीबन 10,000 एरोज का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर से इस मूवी की शूट के लिए तकरीबन 300 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया है और कैरेक्टर्स को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए कैमरा एंगल्स और विजुअल परसेप्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 8। हम सब जानते हैं कि इस सीरीज की मूवीज 2001 से लेकर 2003 के बीच में लगातार आईं। यही कारण है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब तीनों की तीनों मूवीज पर एक साथ काम चल रहा था, जहां पर पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान जब लॉर्ड ऑफ द रिंग द फेलोशिप ऑफ द किंग की एडिटिंग खत्म होने वाली थी, वहीं पर इसकी अगली मूवी द टू टावर्स की एडिटिंग चल रही थी और वहीं पर तीसरी मूवी की फुटेज को एडिट करने के लिए कट किया जा रहा था। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। थर्ड मूवी के हिट होने और उसके रिलीज होने के बाद भी डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने थर्ड मूवी के कुछ नए सीन्स को शूट किया और फाइनली इसे इस मूवी के एक्सटेंडेड कट में इंक्लूड किया गया। फैक्ट नंबर 7। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग की तीनों सीरीज की मूवीज का एवरेज बजट तकरीबन $93 मिलियन के आसपास था और वहीं पर इनका एवरेज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 970 मिलियन के आसपास था। यानी यहाँ पर तकरीबन हर एक मूवीज ने अपने बजट पर 10 गुना कमाई की और इन मूवीज का कंबाइंड टोटल कलेक्शन तकरीबन $2.9 बिलियन है। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल अक्लेम की तो इसकी पहली मूवी द फेलोशिप ऑफ द रिंग को 4 ऑस्कर्स मिले। वहीं पर इसकी दूसरी मूवी द टू टावर्स को 2 ऑस्कर मिले और वहीं पर इसकी तीसरी मूवी को 11 ऑस्कर मिले, जिसमें इसने उस समय के हर एक कैटेगरी का अवार्ड जीता जिसमें ये नॉमिनेट हुई थी। और यही कारण है कि ये मूवी ट्रिलॉजी आज तक इतनी ज्यादा यादगार बन के रह गई। फैक्ट नंबर 6। फेमस लेजेंडरी रॉक बैंड द बीटल्स द लॉर्ड ऑफ द रिंग बुक सीरीज के बहुत बड़े फैन थे और वो उसी दौरान 2001 द स्पेस ओडिसी के डायरेक्टर स्टैनली कर्बिक के साथ मिलकर लॉर्ड ऑफ द रिंग पर मूवी बनाना चाहते थे, जहां पर इस मूवी में इस बैंड के मेंबर पॉल फ्रोडो का रोल करना चाहते थे, रिंगो सैम का रोल करना चाहते थे, जॉर्ज गैंडाल्फ का रोल प्ले करना चाहते थे और जॉन लेनन गोलम का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया। फैक्ट नंबर 5। J.R.R. टोल्किन के इस सीरीज के फेमस होने के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये बात डिक्लेयर की थी कि अगर ह्यूमैनिटी सैटर्न के मून टाइटन तक पहुंचेगी तो वहां पर टाइटन के किसी पहाड़ का नाम लॉर्ड ऑफ द रिंग के किसी पहाड़ पर रखा जाएगा। यही कारण है कि टाइटन के एक सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड एक माउंटेन रेंज को माउंट डूम का नाम दिया गया है, जहां पर बेसिकली कहानी में सौरोन की रिंग बनी थी और वहीं पे डिस्ट्रॉय भी हुई। फैक्ट नंबर 4। अब चलिए बात करते हैं J.R.R. टोल्किन की लॉर्ड ऑफ द रिंग की यूनिवर्स के बारे में, जिसे बहुत लोग मिडिल अर्थ भी कहते हैं, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। बेसिकली मिडिल अर्थ किसी प्लेनेट के कॉन्टिनेंट या देश की तरह है और इसी के जैसे कई और रीजन आद्रा नाम के फ्लैट प्लेनेट पर सिचुएटेड हैं, जो बेसिकली ईया नाम के यूनिवर्स के अंदर आता है। स्टोरी के हिसाब से लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए इलुविटार नाम के गॉडली बीइंग्स एक गाना गाते हैं जिसे अनुर कहा गया है और वही लॉर्ड ऑफ द रिंग के यूनिवर्स के हर एक चीज की क्रिएशन के लिए जिम्मेदार है।
लेकिन फिर भी इन्हीं एलिवेटर में से एक मेलकर खुद का गाना बनाना चाहता है और उसे गाना चाहता है, और उसी के इस डिस्टर्बेंस की वजह से लॉर्ड ऑफ द रिंग की यूनिवर्स में अच्छाई और बुराई की लड़ाई होती रहती है। यानी एक हिसाब से मेलकर बुराई के मामले में सौरॉन का भी बाप है। फैक्ट नंबर 3, इस सीरीज के राइटर J.R.R. टॉलकिन एक वर्ल्ड वॉर 1 वेटरन तो थे ही साथ वो प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज भी थे। यही कारण है कि उन्होंने कई सारे लैंग्वेजेस को भी क्रिएट किया है, और लॉर्ड ऑफ द रिंग यूनिवर्स के लिए उन्होंने मेनली 7 लैंग्वेजेस को नए तरीके से क्रिएट किया है, जिसमें 2 एल्फ्स की लैंग्वेजेस सिंडरिन और क्वेनन है। वहीं पर एक सौरॉन की ब्लैक स्पीच वाली लैंग्वेज है, और एंटिश जो वेलार की लैंग्वेज है, और खुजदुल जो ड्वार्फ्स की सीक्रेट लैंग्वेज है। यही नहीं, इनका अपना खुद का ग्रामेटिक सिस्टम भी है, यानी अगर इन्हें कोई रियल लाइफ में यूज भी करना चाहे तो वो कर भी सकता है। फैक्ट नंबर 2, अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के मास्टरमाइंड J.R.R. टॉलकिन के बारे में। तो J.R.R. टॉलकिन ने इसकी पहली किताब को 1937 में पब्लिश किया था, जो ऑब्वियसली द हॉबिट की सीक्वल थी, और 1939 से लेकर 1949 तक 12 सालों में उन्होंने इसकी 3 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने इस सीरीज के लिए तकरीबन 1200 पेजेस लिखे। और इस सीरीज के पॉपुलर होने के बाद इस बुक की 150 मिलियन कॉपीज बिकी, और 1969 में सिर्फ और सिर्फ 10,000 पाउंड में ही उनसे इस बुक सीरीज और कैरेक्टर्स के राइट्स को खरीद लिया गया, जहां पर ऑब्वियसली कई सारे रेडियो शोज, एनिमेटेड मूवीज और पीटर जैक्सन की एपिक मूवीज के साथ साथ इस पर वीडियो गेम्स भी बनाए गए। बाद में जाकर J.R.R. टॉलकिन के लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग पर क्लेम किया, और उन्हें क्लेम सेटलमेंट के रूप में $130 मिलियन दिए गए। फैक्ट नंबर 1, सो गाइज अब चलिए बात करते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग की अगली प्रोजेक्ट के बारे में। तो जी हाँ गाइज, लॉर्ड ऑफ द रिंग वापसी कर रहा है, पर इस बार मूवीज के रूप में नहीं बल्कि टीवी सीरीज के रूप में, और इसे Amazon प्राइम पर स्ट्रीम किए जाने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर Amazon ने 2017 में वार्नर ब्रोस से इसके टीवी सीरीज के राइट्स को $250 मिलियन में खरीदा है, और इसी डील के कारण इस पर 5 सीजन्स आएंगे, जिस पर तकरीबन $1 बिलियन का खर्चा आने वाला है, और यही कारण है कि ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव टीवी सीरीज में से एक होने वाली है। इस सीरीज की कहानी बेसिकली मिडिल अर्थ के सेकेंड एज पर बेस्ड होगी, जो बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के जस्ट पहले की कहानी है। इस साल यानी फरवरी 2020 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर इसकी शूटिंग शुरू भी हो गई थी, पर अब कोरोना वायरस के चक्कर में इस पर भी थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। 2021 तक इसे Amazon प्राइम पर स्ट्रीम करने का प्लान था, पर अब देखिए कि ये कब तक होता है। तो लीजिए गाइज, ये थी लॉर्ड ऑफ द रिंग फिल्म सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। मैंने इस वीडियो में इस सीरीज से जुड़ी हुई हॉबिट सीरीज के बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती, और हॉबिट पर भी एक वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको कौन से फैक्ट जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। मुझे इस सीरीज के बिहाइंड द सीन एक्सीडेंट्स और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दोस्त या जानने वाला इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। और अंत में हमारी ऐसी ऑसम कंटेंट और उनसे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।